Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbat sir and we are studying our 8th class science book in this video। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 8th क्लास की साइंस बुक एंड वी हैव स्टडीड वी आर स्टडिंग द सेकंड लेसन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेकंड लेसन विच नेम इज सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड लेसन जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आई हैव पोस्टेड 2 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी। इस लेसन के 2 वीडियो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं एंड इट इज द 3rd वीडियो ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का ये 3रा वीडियो है एंड टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द वैक्सीन। आज हमें स्टडी करनी है वैक्सीन के बारे में, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। हम लोग स्टडी कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में और हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं। किस तरह से कई प्रकार की चीजें सूक्ष्म जीवों की हेल्प से बनाई जाती है और कैसे पौधों के लिए उनकी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सूक्ष्म जीव जरूरी होते हैं। तो किस प्रकार से सूक्ष्म जीव फायदेमंद होते हैं, यही अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। सूक्ष्म जीवों की जो हानियां हैं वो अभी हमने नहीं पढ़ी है और उससे पहले यहां पर वैक्सीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कई ऐसी फंगस है, पेनिसिलिन जैसी दवाइयां जो फंगस से बनाई जाती है, फफूंदी से बनाई जाती है और वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। तो पौधों के ये सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत वैक्सीन या टीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर पहेली का चित्र दिखाया गया है। पहेली एक कैरेक्टर है, एक प्रतीक है जो कि कई चीजों के प्रश्न हमारे सामने लेकर के आती है। और अभी ये कह रही है शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि बच्चों के टीके लगाए जाते हैं, विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कई प्रकार के टीके लगते हैं। तो आखिर ये टीका है क्या और ये क्यों लगाया जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी को इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं। देखिए हमारी जो बॉडी है बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। तो जैसे ही कोई रोग का रोगाणु यानी किसी भी रोग को लेकर आने वाला जो सूक्ष्म जीव होता है वो जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में स्पेशल एंटीबॉडी बन जाती है उसको मारने के लिए। तो यही यहां पर कहा गया है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। यानी एक बार अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में आ गया और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन गई तो वापस फिर अगर वो उसी टाइप का सूक्ष्म जीव दोबारा आता है आगे 1 साल बाद 2 साल बाद, तो वो जो शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई होती है ऑलरेडी पहली बार की, वो उस सूक्ष्म जीव को तुरंत खत्म कर देती है। तो ये ध्यान रखता है, शरीर इंटेलिजेंट होता है हमारी बॉडी कि वो याद रखता है कि इस सूक्ष्म जीव से कैसे लड़ना है, कौन सी एंटीबॉडी से इसको खत्म करना है। तो शरीर को यह भी स्मरण रहता है या याद रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है कितने भी टाइम के बाद में तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। देखिए अब इसमें क्या होता है, अभी हमने पढ़ा
कि कोई भी रोग का सूक्ष्म जीव जब शरीर में आता है तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, टीके में भी जिस रोग का टीका होता है उसी रोग के सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी उसको फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन वो या तो मरे हुए होते हैं टीके में, या वो निष्क्रिय होते हैं, यानी वो क्रिया नहीं कर सकते। इस तरह के सूक्ष्म जीवों को अपनी बॉडी के अंदर टीके के माध्यम से प्रवेश करवाया जाता है। तो वो उनको जब वो बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी शरीर की कोशिकाएं उनको मारने के लिए एंटीबॉडी बना लेती है भले ही, लेकिन वो जो टीके के माध्यम से जो सूक्ष्म जीव डाले गए हैं, लेकिन वो तो या तो मरे हुए होते हैं या वो निष्क्रिय होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट तो नहीं कर पाते क्योंकि वो तो काम ही नहीं करने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी तो बन चुकी होती है उनसे लड़ने की। तो असली वाला जो सूक्ष्म जीव यानी सक्रिय वाला सूक्ष्म जीव, वो वाला अगर सक्रिय रोगाणु कभी आएगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनी हुई रहेगी और वो जैसे ही प्रवेश करेगा तो उसको वो मार देगी। ये लॉजिक है वैक्सीन का। और इसको ये जो निष्क्रिय या मरे हुए जीवाणु या रोगाणु जो डाले जाते हैं शरीर में, इसको टीका कहते हैं और इसको इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं। यानी एक बार अगर किसी रोग का टीका लग जाता है तो उस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर उस डिजीज के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो रोग फिर कभी नहीं होता जीवन में, क्योंकि जब भी वो उस रोग को फैलाने वाला रोगाणु आएगा तो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडी बनी हुई है पहले से, वो उसको नष्ट कर देगी। तो ये इसका लॉजिक होता है, ये तर्क है कि टीका कैसे काम करता है। तो आगे पढ़ते हैं कि अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को, ध्यान रखिएगा, टीके के माध्यम से जो सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में डाले जाते हैं वो या तो मृत होते हैं या वो निष्क्रिय होते हैं। सक्रिय वाले डाल देंगे तब तो रोगी हो जाएंगे हम उल्टा, लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं जो किसी रोग के, जो मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करवाया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। एक बार अगर एंटीबॉडी बन गई तो वो हमेशा अपनी बॉडी में रहेगी और जब भी उस रोग को फैलाने वाला रोगाणु या सूक्ष्म जीव अपनी बॉडी में आएगा तो वो जो एंटीबॉडी बनी है, प्रतिरक्षी बना है, वो उसको मार देगा। यानी एक बार ये क्षमता जब बॉडी में विकसित हो जाती है तो वो पूरे समय बनी रहती है वो। अब देखिए इसमें भी अभी नई चीजें ध्यान में आ रही है, वो अभी नहीं है बुक में। अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं तो अभी कई लोगों को कोरोना हो रहा है तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है। एक बार कोरोना हो गया किसी को तो उस कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी होनी चाहिए शरीर में वो बन जाती है, उस कोरोना के वायरस को मार देती है। अब लेकिन वो जो एंटीबॉडी बनी है वो कितनी पावरफुल है, इसका भी एक रोल होता है। कई बार एंटीबॉडी बनती है लेकिन वो पावरफुल नहीं बनती, तो वो कुछ समय में खत्म हो जाती है, तो वो दोबारा वो आदमी उस रोग से ग्रसित हो सकता है। अब एंटीबॉडी, कई ऐसी एंटीबॉडी भी होती है जो जिंदगी भर रहती है, तो वो कभी नहीं होगा उससे ग्रसित। तो एंटीबॉडी जो बन रही है बॉडी में वो किस लेवल की बन रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि अभी कोरोना के समय में वैज्ञानिकों के ध्यान में आई है। क्योंकि कई लोग कोरोना से ग्रसित हुए, उनके शरीर में एंटीबॉडी बन गई, वो ठीक हो गए, लेकिन दोबारा फिर ग्रसित हो गए वो कोरोना से। ऐसे कई लोग मिले हैं। तो उसमें फिर ये ध्यान में आता है कि उस व्यक्ति में जो एंटीबॉडी बनी थी वो पावरफुल नहीं बनी। तो लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। और इसमें कोरोना वाले सीन में तो ऐसा भी है कि कोरोना का जो वायरस है वो थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो वो पुरानी एंटीबॉडी काम नहीं करती, फिर वापस नई एंटीबॉडी बनानी पड़ती शरीर को। तो ये इसका लॉजिक है। फिर से मैं एक बार पढ़ूंगा इसको। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय, यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है कि वो जो टीके के या वैक्सीन के माध्यम से जो सूक्ष्मजीव शरीर में एंट्री कराए जा रहे हैं वो या तो मृत होंगे या निष्क्रिय होंगे। अगर सक्रिय और जिंदा को डाल दिया तो आदमी उल्टा
रोगी हो जाएगा वो तो। इसलिए वो जो डाले जाते हैं वो मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव होते हैं। उनको स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करवाया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। देखिए, दवाई और वैक्सीन में यह अंतर है। वैक्सीन तो रोग होने से पहले ही लगाई जाती है शरीर में। टीका और वैक्सीन एक ही चीज है। इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं, हिंदी में टीका कहते हैं। टीका आदमी को रोग होने से पहले लगाया जाता है। जैसे बच्चों के टीके लगते हैं, मान लो टीबी का टीका लग गया तो टीबी हुई थोड़ी है उसके, लेकिन टीबी का टीका लग गया ना तो अब आगे कभी टीबी होगी नहीं उसको। तो वैक्सीन या टीका तो रोग होने से पहले लगाया जाता है और दवाई रोग होने के बाद में ली जाती है, मेडिसिन। ये एक तो अंतर ये है टीके और दवाई में। वैक्सीन या टीका रोग होने से पहले लगाया जाता है, दवाई या मेडिसिन रोग होने के बाद ली जाती है। और टीका या वैक्सीन एक बार जब लग जाता है किसी के तो वो रोग हमेशा के कभी नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को टीका या वैक्सीन उस रोग से हमेशा सुरक्षा करता है जीवन भर। जबकि दवाई से ऐसा नहीं है। दवाई आपने ली, आप ठीक हो गए, वापस वो रोग हो सकता है, फिर दवाई लेनी पड़ेगी। तो दवाई और टीके में ये अंतर है, वैक्सीन और मेडिसिन में ये अंतर है। तो यहां पर ये लिखा है स्पष्ट रूप से कि ये जो प्रतिरक्षी बनते हैं हमारी बॉडी में किसी भी रोग के रोगाणुओं को मारने के लिए जो एंटीबॉडी बनती है, यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, जीवन भर, लाइफ टाइम। तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न आएगा, अंत में भी आएगा और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि टीका किस तरह से कार्य करता है। टीके के काम करने की ये प्रोसेस होती है। इस तरह से टीका या वैक्सीन कार्य करता है। अब देखिए, कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए लगे हुए हैं लोग। वैक्सीन जब बन जाएगी ना, टीका जब बन जाएगा इसका, तो वो जब लग जाएगा लोगों की शरीर में तो फिर कोरोना नहीं होगा उसको, क्योंकि कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडी जिस बच्चे के टीका लग गया, वैक्सीन लग गई, वो फिर उसके जीवन भर नहीं होगी। लेकिन कोरोना का जो वायरस है उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो बदल रही है, इसलिए कई प्रकार की वैक्सीन काम बनानी पड़ेगी वैज्ञानिकों को। एक वैक्सीन जैसे भारत में जो मान लो जो वायरस चल रहा है वो उससे बचने के लिए एक वैक्सीन बना ली, लेकिन वायरस के अंदर कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीएनए आरएनए, उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर लिया ना वायरस ने तो वो फिर वैक्सीन काम नहीं करेगी। फिर उसके लिए थोड़ी अलग टाइप की वैक्सीन काम में लेनी पड़ेगी। इसलिए वैज्ञानिक लोग कई प्रकार की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। तो ये टीका इस तरह से कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। इन सब के टीके लगते हैं बच्चों के। हैजे का टीका लगता है, क्षय यानी टीबी का टीका लगता है, चेचक का लगता है, हेपेटाइटिस ए और बी का लगता है। ये सारे टीके लग जाते हैं बच्चों के, इसलिए टीके जरूर लगवाने चाहिए ताकि उन रोगों से जीवन भर की सुरक्षा हो जाती है बच्चे की। जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभी ऐसा नहीं है कि सारे रोगों के टीके बना लिए हैं वैज्ञानिकों ने। कई ऐसे रोग हैं जिनके टीके अभी भी बना नहीं पाए हैं वैज्ञानिक लोग। कई बीमारियों के वैक्सीन या टीके तो बन चुके हैं, लेकिन सारी बीमारियों के वैक्सीन या टीके नहीं बने हैं। अगर ऐसा होता तो फिर सारी बीमारियों के टीके लग जाते, फिर कोई बीमारी नहीं होती किसी को। लेकिन कुछ बीमारियों के टीके बने हैं जो नाम यहां पर आए हैं, लेकिन सभी बीमारियों के टीके अभी तक वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं। टीका बनाने का काम इतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। देखिए, कोरोना फरवरी मार्च में आ गया था, उसके बाद 5-6 महीने हो चुके हैं, अभी भी टीका नहीं बना पाई है दुनिया, वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं। फिर अभी बनाने की कोशिश चल रही है। कोई भी टीका बनता है, वैक्सीन बनती है तो उसकी ट्रायल करनी पड़ती है। पहले एक आदमी को देके देखते हैं, फिर 10 आदमियों को देके देखते हैं, फिर 50 को, 100 को, 200 को, ऐसे एक बड़ी क्वांटिटी पर वो टीके का प्रयोग करके देखते हैं। मान लो गड़बड़ हो वो दवाई या टीका,
तो उल्टा कोई बचने की जगह, वो तो एक तरह के रोगाणु ही तो है उसमें वैक्सीन में, तो उल्टा किसी को कोरोना नहीं है तो कोरोना हो जाएगा उसको। वो टीका गलत टीका, अगर सही सक्सेसफुल टीका नहीं बना और कम बेसी रह गया उसमें, तो वो तो उल्टा रोगी हो जाएगा किसी के वो लगा दिया तो, या उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, कोई दूसरा रोग पनप जाएगा उसमें। इसलिए टीके का परीक्षण करना पड़ता है एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से। तो 6 महीने हो गए, अभी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक टीका बनाने में लगे हुए हैं कोरोना का, लेकिन अभी तक नहीं आया है टीका। और ऐसा बता रहे हैं कि 2020 के लास्ट तक या 2021 में आएगा। तो ये टीका बनाने का काम इतना सरल नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और सारे रोगों का टीका भी बना नहीं है। लेकिन सबसे पहले टीके की खोज जिसने की थी वो था ये व्यक्ति एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। यानी सबसे पहले अगर ये दुनिया को पता लगा कि भाई टीका भी हो सकता है जिसको लगने के बाद वो रोग जीवन भर नहीं होगा, ऐसा भी कोई चीज हो सकती है। और चेचक के टीके, पूरी दुनिया महामारी से ग्रस्त, चेचक की ऐसी भयंकर महामारी फैली थी, एपिडेमिक या पेंडेमिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अभी कोरोना को तो महामारी मान रखा है, परंतु ये इतनी महामारी है नहीं, क्योंकि इसका संक्रमण तो खूब तेज गति से होता है, लेकिन लोग ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। लेकिन ये जो चेचक की महामारी दुनिया में फैली थी, प्लेग की, चेचक की, ये इसने लाखों लोग मर गए थे इसमें। तो उस समय इन्होंने चेचक का टीका बनाया था। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीका या वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? तो आजकल जो बच्चे होते हैं तो उसकी मम्मी का एक कार्ड बनता है टीके का, ममता कार्ड कहते हैं उसको। किसी बच्चे का ममता कार्ड मिल जाएगा तो उसमें सारे टीकों के नाम रहते हैं, कब कब लगाना है, फिर कौन कौन सी दवाई पिलानी, ये सारा उसमें रहता है। इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। तो आप लोग है ना जो कर सकते हैं, किसी के मम्मी पापा से ये कल जानकारी ले सकता है कोई, तो वो इस प्रश्न को करे कि ये प्रश्न लिख लें। क्या आप यहां से लिखें, आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे, क्या आप इन रोगों की सूची बना सकते हैं? तो इसके बाद में इसका आंसर लिखें आप, जो लिख सकते हैं। जिनके घर में छोटा बच्चा हुआ है इन दिनों, तो ममता कार्ड जरूर बना होगा उसका, और उसमें टीकों की लिस्ट होती है, टाइमिंग भी होती है कि ये टीका इतने महीने पर लगना है, ये टीका जन्म होते ही लगना है। तो उनके नाम और उनकी टाइमिंग लिख करके आप लाएं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। अमिताभ बच्चन भी करता है 2 बूंद जिंदगी की। और मतलब इतना व्यापक दृष्टि से पोलियो का अभियान चलाया है भारत सरकार ने कि आजकल पोलियो होता ही नहीं किसी के। मतलब इतना घर घर जाकर के दवाई पिलाना, स्कूलों में दवाई पिलाना, कितने सालों से ये प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट कि हर बच्चे तक पोलियो की ड्रॉप पहुंचनी चाहिए। वो भी एक प्रकार का टीका है, जरूरी नहीं है इंजेक्शन से ही टीका लगता है। वो दवाई पिलाने की दवाई है ना, वो भी एक प्रकार का वैक्सीन है, वो पोलियो की, वो टीका है उसका, क्योंकि वो भी एक बार मिल जाती है ना तो फिर वो नहीं होता है पोलियो कभी भी। तो ये टीका, पल्स पोलियो का अभियान आपने देखा होगा, अपनी स्कूल में भी आते हैं पोलियो की दवा पिलाने के लिए। 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई जाती है। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक टीका या वैक्सीन है। ये कोई दवाई नहीं है, इसको हम दवाई नहीं कह सकते हैं, ये वैक्सीन है। इंग्लिश में कहें तो ये वैक्सीन है, हिंदी में कहें तो ये टीका है। टीका केवल इंजेक्शन से ही नहीं डाला जाता है बॉडी में, और भी तरह से टीका या उसके जो कंटेंट है वो डाला जा सकता है अंदर। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। पहले चेचक की बीमारी बहुत होती थी लोगों को, तो चेचक का टीका बना और फिर लोगों के टीका लगने लग गया। अभी भी लगता है चेचक का, जिसको हम माता कहते हैं, माता, बड़ी माता, छोटी माता। आजकल ये छोटी मात्रा तो निकल जाती कई बार बच्चों को,
लेकिन ये बड़ी मात्रा जो निकलती थी पहले वो नहीं निकलती है, उसमें शरीर पर निशान हो जाते थे और वो रह भी जाते थे कई लोगों के जीवन भर, और कई लोगों पे जिस पे ज़्यादा इसका प्रभाव होता था वो उनको जान से भी हाथ धोना पड़ता था। तो ये चेचक का उन्मूलन हो गया है। अब बड़ी मात्रा जिसको कहते थे, चेचक अब नहीं होता है क्योंकि उसका टीका लगाया जाने लगा। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन कई स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य व अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। ऐसे ही जानवरों के अंदर होने वाले रोगों का भी टीका बन गया है, कई बीमारियों का, तो जानवरों को भी टीका लगवाना चाहिए। कई रोगों को से बचा सकते हैं अपन जानवरों को, तो जानवरों के लिए भी टीके हैं। तो टीका क्या होता है, यानी वैक्सीन या टीका एक ही बात है। वैक्सीन या टीका क्या होता है, वो कैसे काम करता है, ये हमने पढ़ा। अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों के लाभ। तो अभी जो टीके की बात हमने पढ़ी वो जो सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग है उसके अंतर्गत हमने पढ़ी है कि सूक्ष्म जीवों से क्या क्या दवाई बनाई जा सकती है। तो टीका भी उसी के अंतर्गत हमने पढ़ा है। और भी जो दवाइयां सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है, एंटीबायोटिक, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। और अभी हम सूक्ष्म जीवों के लाभ पढ़ रहे हैं। तो एक और पॉइंट है इसी के अंतर्गत, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। सूक्ष्म जीवों का ये भी एक बेनिफिट है, फायदा है, लाभ है। कुछ जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, शैवाल को एल्गी कहते हैं। जो काई होती है पानी के अंदर वो एल्गी होती है। हरे नीले शैवाल या कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। हमने पढ़ा है ये कि जो फलीदार पौधे होते हैं, फलियां वाले मूंग, मोठ, चवला, ये जो फलियां लगती है, मटर है, इनके जड़ों में गांठें होती है। उन गांठों में एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं जिनको राइजोबियम कहते हैं। वो उनमें ये खासियत होती है, उनकी ये विशेषता होती है कि वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, उसको कन्वर्ट करके और नाइट्रेट में बदल देते हैं। और नाइट्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो सोल्यूबल है वाटर में, पानी में घुलनशील है, और वो जमीन में, मिट्टी में वो नाइट्रेट बना देते हैं। वो नाइट्रेट फिर पौधा ले सकता है और अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। हर पौधे को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। नाइट्रोजन से फिर प्रोटीन बनता है पौधों में। तो पौधों में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन सीधी जो हवा के अंदर नाइट्रोजन होता है वो पौधा ले नहीं सकता। तो या तो उसमें खाद डालो, जो नाइट्रोजन युक्त खाद डालनी पड़ती है, उर्वरक डालने पड़ते हैं, तब नाइट्रोजन की पूर्ति होती है पौधों में, खेतों में। और या फिर फलीदार पौधे अगर खेत में लगाए जाएं तो उन फलीदार पौधों की जो जड़ें होती है, उनकी गांठों में, नोड्यूल्स में ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिनका नाम होता है राइजोबियम। वो जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सोल्यूबल नाइट्रोजन की फॉर्म में, यानी नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस घटना को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं, फिक्सेशन कहते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। कुछ जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। स्थिरीकरण का मतलब उसको फिक्स कर सकते हैं मिट्टी में, हवा वाली नाइट्रोजन को। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, यानी वृद्धि होती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। जब नाइट्रोजन, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो पौधों के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन। तो उर्वरकता, पौधों को अगर नाइट्रोजन मिलेगी मिट्टी से तो उनकी उर्वरकता बढ़ेगी, अच्छी क्वांटिटी में फसल पैदा होगी। तो इस तरह से उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है मिट्टी में। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जो कि नीले हरे शैवाल या कुछ जो बैक्टीरिया हैं, ये प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं मिट्टी के अंदर। इसलिए इनको जैविक यानी जीव से बने हुए नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। वैसे नाइट्रोजन अगर आप फलीदार पौधे नहीं बोएंगे खेत में, दाल नहीं बोएंगे, तो खेत में फिर दूसरी फसल भी पैदा नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी मिट्टी में। तब या तो फिर आप नाइट्रोजन वाली खाद डालो उसमें, तो दूसरी फसल पैदा होगी, नहीं तो ये प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं। इसलिए इनको जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। किनको?
ये कुछ जीवाणु राइजोबियम जो होते हैं फलीदार पौधों की जड़ों में, या नीले हरे शैवाल, इनको प्राकृतिक उनको जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक जिन बैक्टीरिया की बात कर रहे थे हम, साइनोबैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। ये साइनोबैक्टीरिया है, ये राइजोबियम नहीं है, ये भी स्थिरीकरण करते हैं, राइजोबियम भी करते हैं, वो हमने पढ़ा है। ये भी बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, ये जो देखो चित्र है इनका, और ये नीले हरे शैवाल, ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और राइजोबियम भी करते हैं जो फलीदार पौधों की जड़ों में होते हैं, वो पढ़ चुके हैं हम। पर्यावरण का शुद्धिकरण, देखिए अभी हम यही पढ़ते जा रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों का क्या लाभ है, उनसे फायदा क्या है, वो हम स्टडी कर रहे हैं अभी। पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं ये। तो आपने देखा होगा कोई भी जानवर मर जाता है, कोई भी पेड़ पौधे का जो भाग है वो टूट करके जमीन पर गिर जाता है, तो वो कुछ दिनों में सड़गल के मिट्टी में मिल जाता है, इसको अपघटन कहते हैं। ये कौन करते हैं? ये सूक्ष्म जीव ही करते हैं। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचे से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उनके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। अगर आप जैविक जो भी कचरा है, फल का कचरा, सब्जी का कचरा, या जो भी जीव जंतुओं से बना हुआ, प्लांट से बना हुआ कचरा है, उसको अगर आप खड्डे में डालते हो तो वो सड़गल के और एक अच्छी खाद बन जाती है, उसको कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो इन्होंने भी खड्डे में कचरा डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से, यानी कुछ समय बाद में इसको ये सड़ती है खाद, और ये धीरे धीरे सड़ करके नीचे बैठ जाती है, इसको विघटन कहते हैं। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से ये खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार हो सकता है, यानी ये ऐसा हुआ क्यों, ये सड़ा क्यों कचरा और ये खाद में परिवर्तित हो गया, तो कैसे हो गया। क्रियाकलाप है 2.5, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने आदि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए, 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। ए वाले में तो हमने क्या भरा है, पौधों का कचरा, तो ये तो 3-4 सप्ताह बाद तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, खाद बन जाएगी। और ये पॉलीथीन, कांच, प्लास्टिक, ये तो अपघटित होते नहीं है, इसलिए ये कुछ नहीं होगा इनका। तो 2 गमले हमने लिए थे, अब उनका परीक्षण जब हम करेंगे, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? तो जैसा मैंने बताया, आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया जाता है। यह काम सूक्ष्म जीव करते हैं, इंग्लिश में सूक्ष्म जीवों को माइक्रोब्स कहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव ये काम करते हैं सड़ाने का, अपघटन करने का। इस प्रक्रिया में बने पोषक, जब खाद बनती है तो उसमें पोषक तत्व भी होते हैं खाद में, तभी तो वो उपयोगी होती है खेत के लिए। तो इस प्रक्रिया में जो बनते हैं पोषक तत्व पौधों द्वारा पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं। फिर ये जो खाद बनती है वो मिट्टी में हम डालते हैं, तो पौधे उसको ले लेते हैं, उन पोषक तत्वों को। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल और खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों का इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, वो नहीं सड़े, वो उनकी खाद नहीं बनी। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी जैविक चीजों को ही सूक्ष्म जीव अपघटित कर सकते हैं, जो जीवों से बनती है। जो कृत्रिम चीजें उनको अपघटित सूक्ष्म जीव नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार कुत्ते मर जाते हैं, कोई जानवर मर जाता है, तो वो पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, कुछ समय बाद गायब हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, कुछ अंश उसका हवा में उड़ जाता है, कुछ मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ही पेड़ पौधों के टुकड़े भी पड़े पड़े सड़गल के मिल जाते हैं मिट्टी में। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जो मरा हुआ जानवर है, मरा हुआ पौधे का टुकड़ा है, वो जटिल पदार्थों से बना होता है। सूक्ष्म जीव उनको अपघटित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं।
यह पदार्थ अन्य पौधों व जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग में लिए जाते हैं। फिर वो जो सरल पदार्थ बनते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, एक तरह के पोषक तत्व होते हैं वो, और वो फिर दूसरे पौधे उनका उपयोग कर लेते हैं। तो ये पर्यावरण साफ भी रहता है इस तरह से, यानी कचरा इकट्ठा नहीं होता, सड़गल के मिट्टी में मिल जाता है। तो ये पर्यावरण की शुद्धता भी करते हैं और पोषक तत्वों की सप्लाई भी करते हैं पौधों को। दोनों काम, एक पंथ दो काज, सफाई की सफाई और उनसे बने हुए पोषक तत्व पौधों के, अन्य पौधों और जंतुओं के काम आते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं पौधों के लाभ, सूक्ष्म जीवों के लाभ। सूक्ष्म जीव किस प्रकार से लाभकारी हैं, कितने ही प्रकार से हमारे ये मित्र हैं, जैसा कि लेसन का नाम था मित्र और शत्रु। सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी हैं। अभी जो कोरोना चल रहा है वो भी एक सूक्ष्म जीव तो नहीं है, वो वायरस है लेकिन सूक्ष्म है। सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो वायरस का नाम भी आता है। तो ये सूक्ष्म जीव जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है, हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, तो ये सूक्ष्म जीव शत्रु भी होते हैं, सूक्ष्म जीव मित्र भी होते हैं। तो अभी तक हमने मित्रों के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव, कि सूक्ष्म जीव हानिकारक कैसे हैं हमारे लिए। तो दोनों प्रकार का रोल है सूक्ष्म जीव का, बेनिफिशियल भी है, लाभकारी भी है और हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है, नुकसानदेह भी है। तो अब ये आज का जो समय है वो हमारा कंप्लीट हो गया है वीडियो का। आज हम लोग इसको शुरू नहीं करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे कि हानिकारक सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो हमें किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ये आज का वीडियो हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो अपना पार्ट 4 होगा, जो कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीव। और ये हानिकारक सूक्ष्म जीव के अलावा भी कुछ चीज़ें होगी और फिर ये लेसन जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है और फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आज आपको दिया है, जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें इसको, कि बच्चों के कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। ममता कार्ड मिल जाए किसी छोटे बच्चे का तो उसमें से मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं और इस सैटरडे को आप अपनी नोटबुक भी शो कर सकते हैं। अगली बार हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हमेशा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ध्यानपूर्वक वीडियोज़ को देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे। और जब कोई चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है तो वो हमेशा के लिए माइंड में सेटअप हो जाती है, उसको फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुने, कोई भी वीडियो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।